तो आइए सर आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने एक्टिव और पैसिव की गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं और मजीद एडवांस लेवल को सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन तमाम सेंटेंसेस की एक बार मीनिंग बता देता हूं ताकि आपको क्लियर डिफरेंस नजर आए। देखिए सर, जब मैं कहता हूं कि आई टीच इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, जबकि इंग्लिश इज टॉट बाय मी, अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है मेरे जरिए। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय मी, अंग्रेजी को पढ़ाया जा चुका है मेरे जरिए। आई एम टीचिंग इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, अंग्रेजी को पढ़ाया जा रहा है मेरे जरिए। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ सुबह से। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय मी सिंस मॉर्निंग, सर अंग्रेजी को पढ़ाया जा रहा है सुबह से। अब सर मैंने आपके सामने ये जुमला लिखा है कि आई टीच इंग्लिश और उसका मैंने पैसिव बनाया कि इंग्लिश इज टॉट बाय मी। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि सर आई सब्जेक्ट है, फिर मैंने टीच वर्ब इस्तेमाल की है, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया है। नीचे वाले सेंटेंस के अंदर सर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। देखिए सर, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, आपको पता है कि सर इंग्लिश को मैंने सब्जेक्ट बना दिया किसका, इज हेल्पिंग वर्ब का। तो इज यहाँ पर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब बनी और उसका सब्जेक्ट बना ये इंग्लिश। आगे आप देखते हैं टॉट, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो होगा। जी हाँ सर। अब इसका अगर आप देखते हैं जो कि इंग्लिश है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जी हाँ सर, ये इंग्लिश खुद एक सब्जेक्ट भी है इस हेल्पिंग वर्ब का, वहीं ये एक ऑब्जेक्ट भी है इस टॉट वर्ब का। तो सर इस टॉट वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? तो सर इस टॉट वर्ब का सब्जेक्ट है मी, जो कि आपको बाय के बाद नजर आ रहा है। यानी सर बाय प्रीपोजिशन आई, फिर उसके बाद मैंने उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मी लिखा और यही जो मी है ऑब्जेक्ट भी है और ये सब्जेक्ट भी है इस वर्ब टॉट का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल की जा रही है, वर्ब है। उसके बाद हमने प्रीपोजिशन के बाद जो मी देखा वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट है इस टॉट वर्ब का। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब सर हम मजीद आगे चलते हैं। आपको अंग्रेजी के अंदर पढ़ाया गया होगा टॉपिक वर्ब को। अगर आपको वर्ब के बारे में पता है तो सर आपको ये भी पता होगा कि सर वर्ब अपने आप में एक होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? देखिए सर, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती है जो कि अपने ऑब्जेक्ट को आगे ट्रांसफर करती हैं। यानी कि सर अगर आप उस वर्ब को इस्तेमाल करते हो और आगे आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो आपका सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, उसकी मीनिंग सफिशिएंट नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, आप कंफ्यूज रह जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा ही डिड, उसने किया, तो आप बोलेंगे सर क्या किया बताओ भी तो सही। तो मैं बोलूंगा कि सर ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। तो आप बोलेंगे सर हाँ अब बात समझ आई। तो बेसिकली वहां पर जो मैंने डिड, डू की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया है एक वर्ब, वो एक अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको कंपलसरी अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था। इसी वजह से मैंने हिज वर्क लिखा। अगर मैं से छीन लेता तो ही डिड, आप कंफ्यूज रह जाते। क्यों? क्योंकि उसके सर मीनिंग क्लियर नहीं हो रही थी। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी वर्ब होती है इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव जो वर्ब होती है सर, इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होती है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर मैं कहता हूं ही वेंट, वो चला गया था, तो यहाँ पर अपने आप में जो सेंटेंस है अपने आप में पूरा है, क्लियर है मीनिंग। मुझे मजीद इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कहने के बाद अगला बंदा समझ जाता है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो मजीद एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, अदरवाइज सेंस क्लियर आता है कि ही वेंट, वो चला गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेंट मैंने गो की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। तो हमें यहाँ से बात समझ आती है कि सर जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होती है। अगर सर मैंने कहा मेरे पास ट्रांजिटिव वर्ब आ जाती है सेंटेंस के अंदर, तो ये बात फिर कंपलसरी है कि उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी आएगा। तो सर यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है तो पक्का उसका एक ऑब्जेक्ट भी होगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव भी बनाया जा सकता। लेकिन सर इनट्रांजिटिव जिसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो फिर पैसिव भी नहीं बनाया जाता।
तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि सर जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका कभी भी पैसिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब सर जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, आई टीच हिम इंग्लिश, तो वहां पर जो टीच था एक ट्रांजिटिव वर्ब था जिसने अपना ऑब्जेक्ट कैरी कर रखा था इंग्लिश। आई टीच मैं क्या पढ़ाता हूँ सर? अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो टीच का आगे ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, इसी वजह से वहां पर जो पैसिव था वो पॉसिबल था। अगर आपको सर यहाँ तक बात समझ आती है तो मैं मजीद आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए सर, मैंने कहा हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा और हमने फिर पैसिव भी बनाना होगा जिस तरह से हमने बनाए। अब सर कभी कभार होता क्या है कि हमारे पास जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है उसके आगे आपको एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। तो सर फिर क्या होगा? तो सर अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दो तरीकों से पैसिव बनाए जा सकते हैं। सर जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसी वजह से मैंने एक ही इसका पैसिव बनाया। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूं कि आई टीच हिम इंग्लिश, कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएंगे। आई टीच हिम इंग्लिश, तो हिम भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया और अपने आप में इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट आया। तो सर इस केस के अंदर क्या किया जाता है? तो सर याद रखिएगा, जब भी हमारे पास ऐसी वर्ब है जिसके आगे दो ऑब्जेक्ट है तो हमेशा उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि उस सेंटेंस की जान होता है, कंपलसरी होता है। जबकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जरूरत नहीं भी होती अगर हम उसे हटा दें। लेकिन सर हमें कैसे पता चले कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? देखिए सर, तो सर हम जानने के लिए इसी सेंटेंस के अंदर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को छुपा कर देखते हैं और देखते हैं कि किससे मीनिंग हमारी कंप्लीट आती है। तो मैंने कहा कि सर आई टीच हिम इंग्लिश, कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सर इस इंग्लिश को छुपा देता हूँ। तो मैंने कहा सर आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो आगे वाला बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि सर क्या पढ़ाते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आप उसे पढ़ाते हो? तो मतलब सेंस क्लियर नहीं हुआ। मतलब ये जो हिम है यहाँ पर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सर मैं क्या करता हूँ, इस हिम को छुपा देता हूँ। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर अपने आप में सेंटेंस क्लियर हो रहा है, उसकी मीनिंग क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंग्लिश जो है वो इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सर जब भी हमने मालूम करना हो तो आप छुपा के चेक किया करें कि इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा है। अब सर जब भी आपके पास ऐसी वर्ब आती है जिसके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इसी जुमले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा आई टीच हिम इंग्लिश, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका होता है कि आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं अंग्रेजी उसे पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर इसी सेंटेंस को हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपको वाज़ेह डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा कि सर आई टीच के बाद मैंने इंग्लिश लिखा और उसके बाद टू प्रीपोजिशन के बाद मैंने हिम लिखा। तो सर जब भी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इस वर्ब का होता है, जबकि इनडायरेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होता है इस प्रीपोजिशन का। तो मैंने आपको खोल के बताया कि किस तरह से वहां पर प्रीपोजिशन छुप के बैठी होती है। तो मैंने कहा सर आई टीच इंग्लिश टू हिम, तो इसका मतलब ये हुआ सर जो हिम था वो अपने आप में जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रीपोजिशन का है, जबकि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है इसी वर्ब का। तो आइए सर हम इन दोनों जुमलों के पैसिव को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले की ओर। मैंने कहा कि सर आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हुआ हिम, दूसरा हुआ इंग्लिश। तो मैं पहले हिम को उठाता हूँ। आपको पता है कि सर मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मेरे पास हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो है ही। तो मैंने कहा सर ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, जबकि मैं अगर इंग्लिश से बनाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय मी। तो इसके दो पैसिव मैंने बना दिए। अब सर मैं अगर नीचे वाले पैसिव को देखता हूँ कि इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय मी, अगर आपको सेंटेंस घुमा के दिया जाए कि सर इंग्लिश इज टॉट बाय मी टू हिम, यानी थोड़ी हेरी फेरी कर दी जाए, तो कौन सा वाला ज्यादा सही होता है? तो सर बेहतर होता है कि आप प्रीपोजिशन प्लस जो डूअर होता है आप उसको आखिर में भेजें। जो सर हमारे पास मोस्ट करेक्ट सेंटेंस है तो आप बोलेंगे सर इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय मी, ना के बाय मी टू हिम। सर आपको समझाने के लिए मैं एक और भी एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि आई ऑफर्ड द गेस्ट अ डिश, मैंने एक डिश ऑफर की थी उन गेस्ट को
अब यहाँ पर सर मुझे ढूंढना है कंपलसरी ऑब्जेक्ट, तो मैं छुपा के देखता हूँ। मैंने कहा सर आई ऑफर्ड द गेस्ट, मैंने अ डिश को छुपा दिया, मैंने ऑफर किया था गेस्ट को। सर क्या किया था बताओ भी तो सही। तो मतलब मीनिंग क्लियर नहीं आ रही। जो द गेस्ट हैं उनको हमने छुपा दिया। मैंने कहा कि सर आई ऑफर्ड अ डिश, मैंने एक डिश को ऑफर किया था। तो यहाँ पर हमें मीनिंग क्लियर मिलती है। तो यहाँ से मुझे बात समझ आई सर इसका जो कंपलसरी ऑब्जेक्ट है वो डिश है। अब सर मैं चाहूँ तो उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं कहूँगा आई ऑफर्ड अ डिश टू द गेस्ट। अब सर मुझे यहाँ पर यह बात समझ आती है कि सर इस वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डिश हुआ, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द गेस्ट, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन टू है उसका ऑब्जेक्ट है ये गेस्ट। तो सर मैं वही लॉजिक अप्लाई करूंगा। दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीकों से। तो पहले वाले जुमले की ओर देखते हैं कि आई ऑफर्ड द गेस्ट अ डिश। तो अ डिश से हम पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूंगा कि सर अ डिश वाज ऑफर्ड टू द गेस्ट बाय मी। सर आपने वाज क्यों लगाया? सर क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस जो है वो पास्ट के अंदर है, इसी वजह से आगे चल के आपको चीजें सारी समझ आएंगी। इसी तरह सर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट अगर उठाने की कोशिश करूं द गेस्ट, तो मैं बोलूंगा द गेस्ट वर ऑफर्ड अ डिश बाय मी। तो सर आपने वर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि सर द गेस्ट यहाँ पर अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी वजह से मैंने वर को इस्तेमाल किया। अब सर मैं अगर कहूं अ डिश वाज ऑफर्ड, इसी तरह अगर मैं कहूं कि सर द गेस्ट वर ऑफर्ड अ डिश बाय मी कहना चाहिए, या मैं कहूंगा द गेस्ट वर ऑफर्ड बाय मी अ डिश। तो सर हमें पता है कि हम बाय प्लस जो डूअर होता है हम उसको आखिर में रखें तो बेहतर होता है। तो मैं बोलूंगा द गेस्ट वर ऑफर्ड अ डिश बाय मी। तो वो जो गेस्ट थे उनको ऑफर की गई थी एक डिश मेरे जरिए। अगर आपको यहाँ तक बातें समझ आती हैं तो देखिए सर जब हम पैसिव बनाते हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि बाय मी, बाय हर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर सेंटेंस के अंदर हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस, हम हर जगह पर बाय को नहीं लगाया जाता। जैसे कि मैं बोलूंगा ही कट एन एप्पल, उसने एक एप्पल काटा था। तो यहाँ पर अपने आप में एक एक्शन हो रहा है। अगर एक्शन हो रहा है सर, एक्शन को दिखाने के लिए तो हम बाय प्लस डूअर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तो ठीक है, मैं कहूंगा कि एन एप्पल वॉज कट बाय हिम। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको एक्शन नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर मेरी एक मेंटल स्टेट आपको नजर आ रही है कि मैं उसे जानता हूं। तो सर यहाँ पर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, जैसे कि ही इज नोन बाय मी, तो बिल्कुल गलत है। फिर सर क्या लगाना चाहिए? बाय मी नहीं तो क्या बिकॉज ऑफ मी, फॉर मी? नहीं सर, ये तो सारी की सारी इररिलेवेंट प्रीपोजिशन आप बता रहे हैं। तो सर जो हमारे पास सही प्रीपोजिशन है वो टू है, जैसे कि ही इज नोन टू मी। सर टू का क्यों इस्तेमाल किया? सर हमने रिलेशन बताने के लिए टू का इस्तेमाल किया, जो कि हम खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सर हमें यहाँ पर यह बात समझ आई कि हर सेंटेंस के अंदर बाय को इस्तेमाल नहीं किया जाता, अकॉर्डिंग टू द सेंस चीजें रखी जाती है। मजीद एग्जाम्पल ये आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रही होंगी। अब सर यहाँ तक अगर आपको बात समझ आती है तो ऐसा भी नहीं किया जाता कि हम हर सेंटेंस जो कि पैसिव में होता है उसके बाद हम बताएं कि फला बंदे ने इसको किया है। कभी कभार चीजें अंडरस्टूड भी होती हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा सर उसको अरेस्ट किया गया था, तो मैं बोलूंगा ही वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर उसको अरेस्ट करने वाले पुलिस वाले थे। इसी तरह मैं कहूंगा आई हैड माई टीथ रिमूव्ड, मैंने अपने दांतों को रिमूव कराया था। तो वहां पर आपके पास एक अंडरस्टूड सेंस आता है कि सर आपने जो रिमूव कराए होंगे जाहिर बात है वो किसी डेंटिस्ट से कराए होंगे। इस तरह मैं कहता हूँ कि द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ हो रहा है। सर खाना पक रहा है, सर चाय बन रही है, टी इज बीइंग मेड। तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। इस तरह मैं कहता हूँ कि सर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, जो पेरेंट्स है उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं बताऊँ कि सर बाय मी, बाय अस वगैरह, तो कभी कभार चीज़ें जो होती हैं अपने आप में अंडरस्टूड होती है। लेकिन हाँ सर, जब आपको पैसिव से एक्टिव आना हो तो फिर वहाँ पर आपको बताना पड़ता है उसका डूअर। जैसे कि मैं कहूँगा ही वॉज अरेस्टेड, तो आपको पता है कि सर पुलिस ने अरेस्ट किया होगा, तो आप बोलेंगे द पुलिस अरेस्टेड हिम। आई हैड माई टीथ रिमूव्ड, सर दांत मैंने निकलवाए थे। आपको पता है कि सर डेंटिस्ट होता है निकालने वाला, तो आप बोलेंगे आई हैड अ डेंटिस्ट रिमूव माई टीथ।